नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के दिल्ली स्थित आवास पर नोटों की गड्डियां मिलने के बाद न्यायालय में भ्रष्टाचार का प्रश्न लगातार सतह पर बना हुआ है। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस से एक खबर भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी परिसंपत्तियों को, अपने एसेट्स को सार्वजनिक करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करने के संदर्भ में किस प्रकार के मानक स्थापित है, साथ ही उच्च न्यायालय की इस संदर्भ में क्या स्थिति है, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी इस प्रकार की कोई बाध्यता है या वो स्वेच्छा से इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं कि अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करें। इस संदर्भ में लोक सेवकों और राजनेताओं की क्या स्थिति है, क्या उनको किसी नियम से बाध्य किया गया है कि वो अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में रखें। इन सभी पक्षों पर आज इस प्रोग्राम में विस्तार से बात होगी। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, खबर को विस्तार से जानते हैं। जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ जाएगा, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब अपनी परिसंपत्ति सार्वजनिक करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से ये न्यूज हमारे सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी एक फुल कोर्ट मीटिंग में 1 अप्रैल को निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी परिसंपत्ति सार्वजनिक करेंगे। जैसे ही एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दिल्ली स्थित आवास पर नोटों की गड्डियों का मामला सामने आया है, उसके बाद न्यायालय में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और इसी बीच इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विशेष महत्व रखता है। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के विपरीत जो हमारे न्यायाधीश हैं वे वर्तमान में इस तरह की जानकारी को, यानी अपनी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी उन पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है और अधिकांश मामलों में उन्होंने अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक किया भी नहीं है। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अपनी परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करने के संबंध में किस प्रकार के मानक हैं, नियम हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इस संबंध में जो सबसे पहला संकल्प, सबसे महत्वपूर्ण पहला संकल्प हमारे सामने आता है वो वर्ष 1997 का है, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस वर्मा हुआ करते थे। उस समय 1997 में एक महत्वपूर्ण बैठक न्यायमूर्ति जीएस वर्मा की अध्यक्षता में हुई और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक संकल्प पारित किया, एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें यह निर्णय किया गया कि न्यायाधीश अपनी संपत्ति, अपनी परिसंपत्ति, अपने एसेट्स मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषित करेंगे। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से क्या बातें कही गई थी उसको कोट अनकोट करके समझ लेते हैं। तो प्रस्ताव में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक न्यायाधीश को अपने नाम पर, अपने जीवन साथी या उन पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अचल संपत्ति, रियल एस्टेट या निवेश के रूप में रखी गई सभी परिसंपत्तियों की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी होगी। किसे किसे करनी होगी? न्यायाधीश को अपने नाम पर जो भी अचल संपत्ति, रियल एस्टेट और निवेश के रूप में रखी गई संपत्ति है, अपने जीवन साथी या उन पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई भी रियल एस्टेट है या निवेश के रूप में रखी गई कोई भी परिसंपत्ति हो, उसको मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषणा करनी होगी कि इतनी परिसंपत्ति है। ये न्यायाधीशों की संपत्ति के सार्वजनिक प्रकटीकरण का आह्वान नहीं था, यानी न्यायाधीशों को ये नहीं कहा गया था कि वो अपनी जो परिसंपत्ति है उसकी घोषणा या उसका डिस्क्लोजर पब्लिक डोमेन में करें। केवल उनको मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस प्रकार की घोषणा करनी थी, केवल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही इस प्रकार का डिस्क्लोजर करना था, प्रकटीकरण करना था। 8 सितंबर 2009 को एक बैठक आयोजित हुई और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने न्यायालय की वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करने का संकल्प किया, रेजोल्यूशन किया। एक आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन पारित हुआ। कब? 8 सितंबर 2009 को। और इस मामले की शुरुआत जो है वो जनवरी 2009 में हुई थी एक आरटीआई के माध्यम से। उस आरटीआई को हम जानेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाई थी इस बारे में कि 1997 के डिसीजन के बारे में क्या हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 8 सितंबर 2009 को एक बैठक में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह कहा
कि वो अपने न्यायाधीशों की जो संपत्ति है उसको वेबसाइट पर डालने का एक संकल्प उन्होंने पारित कर दिया। लेकिन ये जो कार्य है ये पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर आधारित था, यानी इसको बाध्य नहीं बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि ये निर्णय किस प्रकार से हमारे सामने आया था और इसके बारे में किस तरह की घोषणाएं हुई। जब ये सितंबर 2009 में निर्णय हो गया तो इसके संबंध में किस प्रकार की घोषणाएं अब हम वेबसाइट पर देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ये घोषणाएं उसी वर्ष यानी वर्ष 2009 में नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई, जिसके बाद कुछ उच्च न्यायालयों ने भी इसी प्रकार का निर्णय किया, यानी हाई कोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस संकल्प को फॉलो करने की कोशिश की, उसी तरह के निर्णय लेने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट 2018 से वर्तमान में अपडेट नहीं है। मौजूदा जजों द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी घोषणा उपलब्ध नहीं है। पूर्व न्यायाधीशों की घोषणाएं भी वेबसाइट से हटा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं 2019 में यह माना था कि न्यायाधीशों की संपत्ति और उनकी देनदारियां व्यक्तिगत जानकारियां नहीं है, यानी न्यायाधीशों के पास जो भी परिसंपत्ति है या जो भी उनकी देनदारियां हैं, जो भी उनकी लायबिलिटीज हैं, वो उनकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। वो अपने आप में एक सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं और इसलिए वो जनता के पैसे से ही वो पैसा आता है। तो उनके पास जो भी परिसंपत्तियां हैं वो वस्तुतः सार्वजनिक होनी चाहिए, यानी वो व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत उनको व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जाना चाहिए, इंडिविजुअल से संबंधित जानकारी नहीं माना जाना चाहिए। इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई थी, जिसको हम वर्ष 2009 से देखते हैं, अभी जैसा कि आपको बताया गया था ये जनवरी 2009 से हुई थी, क्योंकि सूचना के अधिकार कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया और ये कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वास्तव में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं, जैसा कि 1997 के एक संकल्प में उन्होंने निर्णय लिया था। और इसके बाद सितंबर 2009 में एक और संकल्प पारित हुआ संकल्प क्या पारित हुआ कि वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करने का संकल्प पारित हुआ, लेकिन उसमें भी जो आधार था वो अपने आप में स्वैच्छिक आधार रखा गया। तो आप कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की जो परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करने की जो पूरी बात है ये पूरी तरह से गैर बाध्यता को अभिव्यक्त करती है। वो किसी भी प्रकार से अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करने, उनका प्रकटीकरण करने, उनका डिस्क्लोजर करने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि हाईकोर्ट के संबंध में क्या स्थिति है। तो हाईकोर्ट की स्थिति समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारा हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हुआ है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आईएजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस का ये बैच है, ऑफलाइन बैच है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप दृष्टि आईएएस के जो आईएजीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स है उसका पूरी तरह से अब और लाभ और अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सज्ज कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसमें कई फीचर ऐड कर दिए गए हैं। ये फीचर किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब आपको एक अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप उपलब्ध होगा, जिसमें कई प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सज्ज क्षमताएं विकसित की गई है। जैसे एक क्षमता होगी, एक फीचर होगा एआई समरी। एआई समरी क्या है? जैसे आप बहुत से लंबे लंबे लेक्चर लेते हैं, लेकिन इन लंबे लंबे लेक्चरों को अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आपको समय लगता होगा। लेकिन अब क्या होगा? सभी लंबे लेक्चरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संक्षिप्त बिंदुओं में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन बेहद आसान हो जाएगा। दूसरा फीचर क्या है? एआई क्विज का है। वीडियो कंटेंट के आधार पर आपको ऑटोमेटिक तरीके से, स्वचालित तरीके से आपके सामने प्रश्न आएंगे, जिसके आधार पर आप अपना ठीक तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी समझ को परख कर सकते हैं कि उस लेक्चर को, जो भी लेक्चर आपने लिया है, उसके प्रति आपकी समझ कितनी है। इसी प्रकार से एक फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। मान लिया आप लेक्चर ले रहे हैं और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप
प्रश्न तुरंत पूछ सकते हैं और तुरंत आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इससे आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और अपने संशय का निवारण भी आप तुरंत कर सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और एआई फीचर का आप आनंद लीजिए और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों में क्या स्थिति है अपनी परिसंपत्ति को सार्वजनिक करने से संबंधित, जो न्यायाधीशों से जुड़ी हुई है। 1 मार्च 2025 तक सभी उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर के कितने न्यायाधीश हैं? 770 न्यायाधीश हैं। इनमें से केवल 97 न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति या अपनी देनदारियों, अपनी लायबिलिटीज को सार्वजनिक रूप से घोषित किया है। और ये जो न्यायाधीश हैं ये भी केवल 7 न्यायालयों से जुड़े हुए हैं, 7 हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। वे 7 हाईकोर्ट कौन सी है? दिल्ली हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट से ही संबंधित है। और जो कुल न्यायाधीश का सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का केवल 13% के बराबर है। तो केवल 13% ने ही अपनी संपत्तियों को, अपनी देनदारियों को सार्वजनिक किया है। देश के जो अधिकांश उच्च न्यायालय हैं उन्होंने अपने न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के सार्वजनिक प्रकटीकरण यानी पब्लिक डिस्क्लोजर का एक प्रकार से खिलाफत की है, उसके खिलाफ रहे हैं। और इस संदर्भ में वर्ष 2012 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति के खुलासे को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता और सूचना के अधिकार अधिनियम में लाने पर एक कड़ी आपत्ति की न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति के, अपनी परिसंपत्ति और देनदारियों के खुलासे को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाए जाने पर कड़ी आपत्ति उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा वर्ष 2012 में अभिव्यक्त की गई। इस संदर्भ में वर्ष 2023 की एक सिफारिश महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि संसद की कार्मिक और शिकायत तथा विधि एवं न्याय संबंधी समिति की है। ये सिफारिश क्या कहती है? ये कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपनी परिसंपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से प्रकट करें। इसके लिए एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इस समिति की सिफारिश भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो वर्ष 2023 की है। और इसको आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तथ्य आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। लोक सेवकों के बारे में किस प्रकार के नियम हैं? लोक सेवकों में 2 तरह के अधिकारियों को आप शामिल कर सकते हैं। एक तो हमारे जो संसद और राज्य विधानसभाओं के मेंबर हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं, यानी जिनको हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। और दूसरा सरकारी अधिकारियों को आप शामिल कर सकते हैं, लोक सेवकों। तो अब हम राजनेताओं को, यानी जो संसद या विधानसभाओं के मेंबर है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे, और इसके अलावा जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, जो लोक सेवक एक प्रकार से सरकारी अधिकारी हैं, उनके बारे में किस प्रकार के नियम स्थापित हैं, मानक स्थापित हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लोक सेवकों को अक्सर आपने सुना होगा कि अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया जाता है। और इस संदर्भ में वर्ष 2005 का आरटीआई यानी सूचना का अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। आरटीआई अधिनियम ने सार्वजनिक अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों को अपने कैडर नियंत्रण अधिकारियों को सालाना अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए प्रेरित किया है। और अधिकांश मामलों में ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध भी है। यानी सार्वजनिक डोमेन में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहें किसी लोक सेवक के संपत्ति के बारे में, तो आपको जानकारी मिल सकती है। गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में राज्य स्तर के नौकरशाहों द्वारा अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सख्त प्रावधान किए भी गए हैं। और अगर हम यूपीए 2 सरकार से बात करें, यानी यूपीए 2 सरकार कब से कब तक थी? 2009 से 2014 के बीच थी। तो वहां से अगर उसके कार्यकाल से शुरुआत करके देखें तो वहां से लेकर के केंद्रीय मंत्रियों, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इन सभी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी घोषणाएं प्रस्तुत करना, अपनी परिसंपत्ति के बारे में घोषणाएं प्रस्तुत करना एक सामान्य, एक नियम सा बन गया है यूपीए 2 के कार्यकाल से। पीएमओ की वेबसाइट के माध्यम से इन घोषणाओं को देखा जा सकता है। पीएमओ की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है और कई राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार का तरीका अपनाया है। संसद सदस्य अपने घोषणा पत्र अध्यक्ष और सभापति को प्रस्तुत करते हैं, यानी लोकसभा के संदर्भ में अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में सभापति को प्रस्तुत करते हैं अपने घोषणा पत्र, अपनी परिसंपत्तियों के बारे में। इसके अलावा जनता के सामने इन्हें नहीं रखा जाता है, यानी यहाँ पर जो संसद के सदस्यों के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें जनता के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है, सार्वजनिक उन्हें नहीं किया जाता है,
लेकिन उन्हें आमतौर पर आरटीआई आवेदनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आरटीआई के माध्यम से इस तरह की घोषणाओं को प्राप्त करके उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। अधिकांश राज्यों में भी इसी प्रकार की स्थिति है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि संसद या किसी राज्य विधानसभा या परिषद का चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को जब वो अपना नामांकन भरता है तो नामांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अपनी संपत्तियों को, अपनी देनदारियों को सार्वजनिक करना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में दिए गए आदेश के परिणाम स्वरूप स्थापित हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही अगर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अभिव्यक्त करना पड़ता है, देना पड़ता है, वो एक नियम बन गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये सभी लोग अपनी जानकारियों को देने के अंतर्गत बाध्य कहे जा सकते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इनके बारे में एक सामान्य नियम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? 1997 की सुप्रीम कोर्ट के संकल्प में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की किस तरह की परिसंपत्तियों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषित करने का संकल्प किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, केवल अचल संपत्ति, रियल एस्टेट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, केवल निवेश और बैंक खाते। तीसरा, रियल एस्टेट यानी अचल संपत्ति, निवेश और पत्नी या निर्भर व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति। और ऑप्शन डी है, केवल कागजी परिसंपत्तियां या संपत्तियां। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।